हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट फैमिली। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, म्यूकर माइकोसिस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। म्यूकर माइकोसिस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। और पहला कथन है, कोविड-19 मरीजों में म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस से पैदा होने वाली जटिलता पाई गई है। म्यूकर माइकोसिस कोविड-19 के मरीजों में ब्लैक फंगस से पैदा होने वाली एक जटिलता है। और दूसरा कथन कह रहा है, यह म्यूकर माइसिटीज़ नामक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। जो इस बीमारी का कारण है वो म्यूकर माइकोसिटीज़ है। ये दो कथन कह रहा है और इसमें से कह रहा है निम्न में कौन सही है। इनमें से कह रहा है निम्न में कौन सही है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन में केवल एक सही, दूसरे में केवल दो सही, तीसरे में दोनों सही और चौथे में दोनों गलत। तो इस प्रश्न में जो कथन दिया गया है दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन सही है। कथन एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। पहला कथन है, कोविड-19 मरीजों में म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस से पैदा होने वाली जटिलता पाई जाती है। कोविड-19 मरीजों में म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस से पैदा होने वाली जटिलता पाई जाती है और यह म्यूकर माइकोसिटीज़ नामक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। म्यूकर माइकोसिटीज़ नामक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। तो म्यूकर माइकोसिस के बारे में ये दोनों कथन सही हैं। तो आइए एक बार इसकी व्याख्या पर नज़र डाल लेते हैं। कोविड-19 मरीजों में म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस से पैदा होने वाली जटिलता पाई जाती है। यह फंगल संक्रमण के कारण होता है। किसके संक्रमण के कारण होता है? यह फंगल संक्रमण के कारण होता है। यह म्यूकर माइकोसिटीज़ नामक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। इसका वाहक कौन है? इस रोग का वाहक कौन है? इस रोग का वाहक कौन है? म्यूकर माइकोसिटीज़ नामक सूक्ष्म जीव। यह किसको प्रभावित करता है? यह त्वचा के संक्रमण के रूप में शुरू होता है। पहले तो सबसे पहले ये त्वचा पे दिखाई देगा, फिर ये आँखों को आप प्रभावित करेगा, फिर फेफड़ों को प्रभावित करेगा, अंततः यह मस्तिष्क में फैल जाता है। तो इससे प्रभावित होने वाले अंग कौन कौन से हैं? आप त्वचा है, त्वचा के बाद आँखें हैं, फिर फेफड़ों को प्रभावित करता है और अंततः यह मस्तिष्क में फैल जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। नाक, इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षणों में देखिए, नाक पर कालापन, धुंधली या दोहरी दृष्टि हो जाती है, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है और खून की खांसी इस बीमारी के कुछ लक्षण हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में देखिए, यह मुख्य रूप से उन रोगियों में पाया जाता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम नहीं करती, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, उनमें यह बीमारी मुख्य रूप से दिखाई दे रही है। अब देखिए, जो इसका वाहक है म्यूकर माइकोसिटीज़, यह कहाँ पाया जाता है? यह ज़्यादातर मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टियों में पाया जाता है। साथ ही साथ पत्तियों, खाद एवं ढेरों जैसे कार्बनिक पदार्थों के क्षय में पाया जाता है। तो म्यूकर माइकोसिटीज़ कहाँ कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है, पत्तियों में, खाद एवं ढेरों जैसे कार्बनिक पदार्थों के क्षय में यह पाया जाता है। तो ये पहले प्रश्न से संबंधित इतने तथ्य थे। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। और पहला कथन है, हाल ही में एनडीआरएफ ने 5 अलग अलग राज्यों में 24 टीमों को चक्रवात तोकते के लिए तैनात किया है। एनडीआरएफ ने 5 अलग अलग राज्यों में 24 टीमों को चक्रवात तोकते के लिए तैनात किया है। और ये राज्य, दूसरे कथन में कह रहा है, यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित कर सकता है। कौन? चक्रवात तोकते, ये किसको किसको प्रभावित कर सकता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। ये दो कथन कह रहा है, दो कथन दिया हुआ है और इसमें से कह रहा है निम्न में कौन सही है। तो पहला ऑप्शन जो है उसमें केवल एक सही, दूसरा केवल दो सही, तीसरा दोनों सही और चौथा दोनों गलत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसमें दोनों कथन सही है।
दोनों कथन सही है। हाल ही में एनडीआरएफ ने 5 अलग अलग राज्यों में 24 टीमों को चक्रवात तौकते के लिए तैनात किया है और यह तौकते तूफान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित कर सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या एक बार देखते हैं। व्याख्या में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अर्थात एनडीआरएफ ने 5 अलग अलग राज्यों में 24 टीमों को तैनात किया है और ये राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 5 राज्य हैं। अब देखिए, मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, ऐसा आईएमडी अर्थात भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया। और कम दबाव का यह क्षेत्र 16 से 21 मई तक पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती तूफान जिसका नाम तौकते होगा में तब्दील होगा। कब से? 16 मई से 21 मई के बीच यह तूफान तौकते में तब्दील हो सकता है। तो एनडीआरएफ की चर्चा है यहाँ पर। एक बार हम एनडीआरएफ के बारे में देख लेते हैं। एक एनडीआरएफ के बारे में क्या क्या तथ्य हैं, एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो एनडीआरएफ जो है, इसकी स्थापना कब की गई? 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। 2006 में इसकी स्थापना हुई। किसके तहत? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 2006 में इसकी स्थापना हुई, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। और यह किसके अंडर काम करता है? यह गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। किसके अंडर काम करता है? गृह मंत्रालय के अंदर। और इसकी स्थापना कब की गई? 2006 में। और इस समय जो एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम एसएन प्रधान है। इनका नाम एसएन प्रधान है। तो इस प्रश्न से संबंधित इतने तथ्य थे। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें व दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। पीएम किसान निधि के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि। तो पहला कथन है, पीएम किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त 14 जनवरी 2021 को जारी की गई। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, इस योजना को 24 फरवरी 2017 को लॉन्च किया गया था। और तीसरा कथन है, योजना की लागत 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष है। इस योजना की लागत 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष है। ये 3 कथन कह रहा है और इसमें से कह रहा है कूट के माध्यम से सही कथन का चुनाव करें। देखिए, पहला कथन और दूसरा कथन तो इसमें गलत है और तीसरा कथन सही है। पहला और दूसरा कथन क्यों गलत है? आइए प्रश्न की व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई को पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की है। कि कौन सी किस्त जारी की है? 8वीं किस्त जारी की है। जबकि प्रश्न में कह रहा है 14 मई 2021 को पीएम किसान निधि की चौथी किस्त जारी की गई, जबकि यह 8वीं किस्त है, इसलिए कथन एक गलत है। यह वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पहली किस्त है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस योजना के तहत प्रतिवर्ष किसानों के खाते में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र की जाएगी। वो 3 किस्तों में किया जाएगा, 2-2 हज़ार रुपये। तो उसकी पहली किस्त 14 मई 2021 को जारी किया गया और यह 8वीं किस्त थी। अब तक की, जब से यह योजना स्टार्ट हुई है, अब तक की 8वीं किस्त थी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। ये जो राशि दी जाती है सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में दी जाती है। और इस योजना के तहत किसान परिवारों को अब तक जो है 1,15,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि दे दी गई है। अब तक कितनी राशि दे दी गई है? 1,15,000 करोड़ से अधिक की राशि दे दी गई है। अब एक नज़र हम लोग प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के बारे में डालते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना जो है ये 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था, जबकि प्रश्न में कह रहा है 24 फरवरी 2017। 24 फरवरी 2017 नहीं, बल्कि ये 24 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था।
और ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब ये पूरी की पूरी तरह ये केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति किसान को हस्तांतरित किए जाते हैं, मतलब 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये दिया जाता है। अब इसे कौन कार्यान्वित कर रहा है, किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यान्वित है, तो यह जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना है, छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना है। और इस योजना की लागत 75,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है, यही तीसरे कथन में कह रहा था। तीसरे कथन में क्या कह रहा था, योजना की लागत 75,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। हाँ, इस योजना की लागत 75,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। तो इस प्रश्न से संबंधित इतने तथ्य थे। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें, और 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है इसमें, प्रतिवर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वर्ष 2021 में इस विषय की थीम परिवार और बच्चे रखा गया है। 15 मई 2021 को परिवार दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो अर्थात ये पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है इस वर्ष इस दिवस की थीम परिवार और बच्चे रखा गया है, इसकी थीम परिवार और बच्चे नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक। तो इस दिवस की थीम क्या रखा गया है, आइए व्याख्या में हम लोग देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हर साल 15 मई को मनाया जाता है। बच्चों और परिवार के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 1993 में, कब से मनाया जा रहा है, 1993 में यह घोषणा की कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा, बच्चों और परिवार के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए। बच्चों और परिवार के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए 1993 से यूएन ने 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, और तब से यह 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है यह परिवार से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहता है। परिवार से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहता है, साथ ही साथ जनसांख्यिकी, आर्थिकी और सामाजिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले ज्ञान को बढ़ावा देना चाहता है। तो ये इसके उद्देश्य हैं। अब देखिए, वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम क्या रखा गया है। वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का थीम परिवार और नई प्रौद्योगिकियां हैं। परिवार और नई प्रौद्योगिकियां हैं, जबकि प्रश्न में कह रहा है इस दिवस की थीम परिवार और बच्चे नहीं है, बल्कि परिवार और नई प्रौद्योगिकियां हैं। तो इस प्रश्न से संबंधित इतने तथ्य थे। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में अभी विश्व बैंक एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। उसी के अनुसार कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। और पहला कथन कह रहा है चीन 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह अर्थात रेमिटेंस इनफ्लो दर्ज करने वाला देश है। सबसे अधिक रेमिटेंस इनफ्लो करने वाला देश चीन है, ऐसा पहले कथन में कह रहा है। और दूसरे कथन में कह रहा है भारत 2020 में दूसरा सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह करने वाला देश है। पहले कथन में कह रहा है रेमिटेंस इनफ्लो में सबसे अधिक प्रवाह करने वाला देश कौन सा है, चीन। और दूसरे कथन में कह रहा है भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। ये दोनों कथन गलत हैं। क्यों गलत है, आइए प्रश्न की व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या में देखिए, पहले तो ये जान लेते हैं रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस क्या होता है,
जब एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफ़र से धनराशि भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। जब एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफ़र से धनराशि भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है। जो देश रेमिटेंस प्राप्त करता है उसके लिए यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का जरिया होता है और वहाँ की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये रेमिटेंस है। रेमिटेंस क्या है? एक प्रवासी द्वारा अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफ़र से धनराशि जो भेजता है उसी को रेमिटेंस कहा जाता है। तो अब हाल में ही विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम क्या है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 में 83 बिलियन डॉलर का सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह अर्थात रेमिटेंस इनफ्लो दर्ज किया है। इस माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत ने 2020 में 83 बिलियन डॉलर का सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह अर्थात रेमिटेंस इनफ्लो दर्ज किया है। जबकि प्रश्न में कह रहा है चीन ने दर्ज किया है। चीन ने नहीं, बल्कि कौन दर्ज किया है? इंडिया ने दर्ज किया है। और पिछले साल की तुलना में यह इसमें कितनी भारत के इस रेमिटेंस इनफ्लो में कितने फीसद की गिरावट आई? 0.2% की गिरावट आई है। अब देखिए, अब भारत के बाद चीन है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे चीन है जिसने 2020 में प्रेषण में 59.5 बिलियन डॉलर प्राप्त किया है। तो ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? इस रेमिटेंस इनफ्लो में पहले स्थान पर भारत है, ना कि चीन। जबकि प्रश्न में कह रहा है इसमें यह प्राप्त करने वाला चीन पहले स्थान पर, और दूसरा भारत को कह रहा है यह दूसरे स्थान पर है। जबकि ऐसा नहीं है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर चीन है। तो आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सीरीज़ हमारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।